आज हम लोग यूनिट फोर्थ समाजवाद, हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद। समाजवाद की स्थापना कब हुई, समाजवाद का क्या तात्पर्य है, समाजवाद की क्या विशेषताएं हैं, इसका अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, समाजवाद एक आधुनिक युग की लोकप्रिय विचारधारा है। समाजवाद का विकास मूल रूप से औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुआ है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के पश्चात जिस समाज में पूंजीवाद की स्थापना की गई थी और उस पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधन, वितरण की प्रणाली, उद्योग व्यापार और व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित करने से समाज के अंतर्गत दो वर्ग स्थापित हो गए। और उन दो वर्ग को हम लोग देखते हैं तो वो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग स्थापित हो गए। इस प्रकार पूंजीवाद की बुराइयों को दूर करने के लिए गरीब वर्ग का उत्थान करने के लिए समाजवाद की स्थापना हुई। समाजवादी विचारधारा को हम लोग देखते हैं तो समाजवाद मूल रूप से जो है भूमि और संपत्ति के समान वितरण पर बल देती है। इस तरह से समाजवाद को आंग्ल भाषा में सोशलिज्म कहते हैं और सोशलिज्म की उत्पत्ति सोशल से हुई है और सोशल का अर्थ होता है समाज। इस प्रकार समाजवाद का अर्थ समाज में सुधार करना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और समाज के अंतर्गत व्याप्त आर्थिक विषमता का अंत कर सके। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें समाजवादी विचारधारा और दर्शन को, तो समाजवाद मूल रूप से पूंजीवादी विचारधारा के विरुद्ध जन्म लेती है। समाजवाद की प्रमुख विशेषताओं और लक्षणों की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करूं आपका, तो समाजवाद मूल रूप से नंबर 1 पर आता है पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करना। नंबर 1, समाजवादी विचारधारा पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करती है, क्योंकि पूंजीवाद के अंतर्गत अमीर अधिक अमीर बनता जा रहा है, व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास हो रहा है, अमीर और गरीब के बीच में खाई हो रही है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो समाजवादी विचारधारा है वो मूल रूप से गरीब और अमीर दोनों की खाई को दूर करते हुए जो है मूल रूप से आपस में उसको समानता के सिद्धांत पर लाने की कोशिश करती है। एक मजदूर वर्ग और दूसरा पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग पूंजीवाद की स्थापना करता है और मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग बेचारा अपने रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरसता रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं
कि समाजवाद का मूलभूत सिद्धांत है पूंजीवाद को समाप्त करना। नंबर 2 आता है समानता में विश्वास। समाजवाद मूल रूप से सामाजिक समानता के ऊपर बल देता है, अर्थात असमानता का घोर विरोधी है। समाजवादियों का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप समाज के अंतर्गत आर्थिक विषमता व्याप्त होती है, और क्योंकि पूंजीपतियों के हाथों में पूंजी का केंद्रीकरण होता है और लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं समाजवाद मूल रूप से आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता शून्य के समान है, और इसीलिए समाजवाद में समानता के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है व्यक्ति की बजाय समाज को महत्व है। समाजवादी विचारधारा व्यक्ति को कहीं पर भी स्थान नहीं है। व्यक्ति जहां कहीं पर भी है, व्यक्ति की स्थिति गौण बनी हुई है, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत उन्होंने समाज को महत्व दिया, क्योंकि जो व्यक्ति है वो निजी स्वामित्व, निजी संपत्ति, निजी पूंजी के आधार पर भव्य अट्टालिकाओं का निर्माण करता है। लेकिन समाजवाद को हम लोग देखें तो मूल रूप से जो है व्यक्ति के हित में समाज अनेक ऐसे कार्य करता है, और ऐसी दृष्टि में व्यक्ति को गौण माना गया है और समाज को प्रधान माना गया है। तो समाजवादी जो विचारधारा और दर्शन है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए व्यक्ति को गौण मान करके समाज को महत्व देती है, क्योंकि समाज के अंतर्गत अनेक ऐसी व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक समानता की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट आता है उत्पादन के साधनों, व्यक्तिगत संपत्ति और भूमि का राष्ट्रीयकरण। देखिए, जहां पर निजी संपत्ति होगी, जहां पर निजी उद्योग होंगे, वो भव्य अट्टालिकाओं का निर्माण करेंगे। समाजवाद कहता है कि उत्पादन के साधनों, व्यक्तिगत संपत्ति और भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 1969 की बात करता हूं। भारत के अंतर्गत मिसेज इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि समाज के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वामित्व के कारण अमीर अधिक अमीर हो रहे थे, गरीब अधिक गरीब हो रहे थे। उन्होंने कहा संपत्ति को, उत्पादन के साधनों को और भूमि का सरकार के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, और उससे क्या है, समाज के अंतर्गत समानता होगी। और इसीलिए आज आप लोग देखते हो, चाहे रेल है, चाहे बस है, चाहे कल कारखाने हैं, चाहे जहाज है, सब के सब किसकी संपत्ति है? सरकार की संपत्ति। और चाहे जेल है, वो भी सरकार की संपत्ति है। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत समानता के आधार पर सरकार ऐसे अनेक वेलफेयर कार्य करती है, जन कल्याणकारी कार्य करती है, जो आम अधिक गरीब व्यक्ति के पास में पहुंच सके। मैं आपको बच्चों एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और राजीव गांधी कहते थे कि मैं केंद्र से 1 रुपया बेचता हूं, पूरा 1 रुपया, और नीचे ग्राम पंचायत तक आते आते वो 10 पैसे हो जाते हैं, 90 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं, एक प्रोसेस के अंतर्गत खा जाते हैं, और 90 पैसों की वो डकार ले लेते हैं पूरी की पूरी, और 10 पैसे आम आदमी गरीब के पास में पहुंचते हैं। इसीलिए समाजवादी जो विचारधारा है वो मूल रूप से गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए एक इक्वलिटी, आर्थिक विषमता के अंत करने के ऊपर बल देती है। नेक्स्ट आता है समाज की आंगिक एकता में
विश्वास। समाज की आंगिक एकता, हर्बर्ट स्पेंसर का साबियोर और आंगिक सिद्धांत में यहां पर उल्लेख करूंगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा? आंगिक एकता शरीर के अंगों के अंतर्गत, जैसे हाथ लगा हुआ है तो इस हाथ का महत्व है, हम लोग मालिश करेंगे, नहाएंगे, क्रीम लगाएंगे, वैक्स करेंगे और इसका श्रृंगार करेंगे, और इसको काट दिया जाता है तो इसका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार समाज के अंतर्गत आपस में सबका कोऑर्डिनेशन होता है, आपस के अंतर्गत आंगिक एकता की तरह सब लोग जुड़े होते हैं। प्राणी मात्र समाज के अंतर्गत इकाई के रूप में कार्य करते हैं और मिलजुल करके आपस में जो है देश का और समाज का विकास करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रतियोगिता का अंत। देखिए, जहां पर ओपन डोर पॉलिसी होगी, खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं हमारे रिकॉर्डिंग का भी, कि जैसे मान लो कोटेशन मांग लिए जाते हैं और वो कंपटीशन हुआ, कोई कम का देगा, कोई ज्यादा का देगा, और वो ओपन डोर पॉलिसी, दरवाजे और खिड़कियां खुले हैं, जो भी आओ कोटेशन दो और उन लिफाफों को जो जिसकी कम रेट होगी वो भरे जाएंगे। ये किसमें है? पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत। समाजवादी व्यवस्था कहती है प्रतियोगिता का अंत होना चाहिए। जहां पर प्रतियोगिता होगी, श्रम को बेच दिया जाएगा, मूल्यों को बेच दिया जाएगा, उत्पादन के साधनों को बेच दिया, और बेस्ट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए प्रतियोगिताओं के ऊपर मार्केट के अंतर्गत बल दिया जाएगा, जिसके कारण श्रमिक हताश होगा, श्रमिक को मूल्य नहीं मिलेगा। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि खुली प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग होना चाहिए। प्रतियोगिता का अंत करो और सहयोग, आपस में मिलजुल करके काम करो, सहयोग के ऊपर बल दो, आपस में मिलजुल करके निर्माण करो। तो ये किससे क्या होता है? देश का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है राज्य एक सकारात्मक इकाई। देखिए, जहां तक समाजवाद की बात है, मैं आपको बताऊं कि समाजवाद एक सकारात्मक इकाई है, क्योंकि इसकी जो सोच है वो बड़ी पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव सोच के कारण हम लोग देखते हैं समाजवाद के अंतर्गत वो मूल रूप से जो है इसका जो निर्माण किया गया है वो यह है कि यदि कभी कभी राज्य के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया तो वह संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए किया गया है। अर्थात ये जो राज्य है वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक के रूप से प्रशिक्षण देता है, शिक्षा प्रदान करता है, तो उसमें समाजवाद की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं समाजवाद एक सकारात्मक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। नेक्स्ट आता है राज्य को अधिक से अधिक काम सौंपना। जब व्यक्ति के बजाय व्यक्ति गौण रहेगा, राज्य प्रधान रहेगा, तो मूल रूप से मैं आपको बताऊं कि अधिक से अधिक उसको काम सौंपा जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत राज्य जो है वो अधिक से अधिक जब राज्य को काम सौंपेंगे तो राज्य जन कल्याणकारी कार्य करेगा। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि समाजवाद के द्वारा चाहे आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, कृषि है, उद्योग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, इन सब का प्रबंध जब राज्य के द्वारा किया जाएगा तो मूल रूप से सभी लोगों का समान रूप से विकास होगा, जन कल्याणकारी कार्य होंगे। नेक्स्ट आता है समाजवाद एक प्रजातांत्रिक विचारधारा। समाजवादी विचारधारा को एक प्रजातांत्रिक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया जाता है। अनेक बार समाजवाद को साम्यवाद का पर्यायवाची माना जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग कहते हैं कि जो समाजवाद है वो एक प्रजातांत्रिक विचारधारा है, डेमोक्रेसी मॉडल है। और इस डेमोक्रेसी मॉडल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो समाजवाद है मूल रूप से संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। इस तरह से हम लोग जब समाजवाद की विचारधारा को पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं बच्चों, तो हमारे सामने आता है कि समाजवाद मूल रूप से लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, लोक कल्याणकारी व्यवस्था, आर्थिक समानता और स्वतंत्रता और समानता को बल देने वाली विचारधारा है।
नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है हमारे सामने वो यह आ रहा है साम्यवाद या मार्क्सवाद। साम्यवाद या मार्क्सवाद। देखिए, साम्यवाद या मार्क्सवाद क्या है और इस सिद्धांत को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, इसका अगर अपन अध्ययन करें तो आप लोग देखेंगे कि समाज में पूंजीवादी व्यवस्था, देखिए मार्क्सवाद और साम्यवाद क्यों आया, मैं इसके इतिहास में ले जाता हूं थोड़ा आपको। 1976 के अंतर्गत अमेरिका की क्रांति हुई और क्रांति के पश्चात आप लोग देखते हो अमेरिका के 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संविधान बना और उसके पश्चात अमेरिका ने पूंजीवादी व्यवस्था को एक्सेप्ट कर लिया और पूंजीवादी व्यवस्था व्यक्तिगत स्वामित्व और व्यक्तिगत संपत्ति को बल देने वाला लगा। लेकिन जो साम्यवादी विचारधारा है वो मूल रूप से इसका जो जन्म और विकास की कहानी को अगर अपन पढ़ें तो आप लोग देखेंगे 1917 की बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रशिया के अंतर्गत साम्यवादी विचारधारा का जन्म हुआ और इस विचारधारा का मूल तात्पर्य यह था कि आर्थिक विषमताओं को समाप्त करना। समाज में जो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग है उन आर्थिक संसाधनों और पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित होती गई, तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं पूंजीवाद के एकाधिकार को समाप्त करने और समाज में सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए साम्यवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। साम्यवादी विचारधारा का प्रमुख प्रतिपादक था वो था कार्ल मार्क्स और लेनिन। कार्ल मार्क्स और लेनिन की विचारधारा को अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या कहा था, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों और जंजीरों के अलावा कुछ नहीं खोना है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं राजनीतिक चिंतन के इतिहास में सर्वप्रथम प्लेटो साम्यवाद के विचार को प्रस्तुत करता है। पत्नियों का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद, ये प्लेटो की विचारधारा थी और उसके पश्चात लेनिन और कार्ल मार्क्स साम्यवादी विचारधारा के माध्यम से उन्होंने आर्थिक व्याख्या की और आर्थिक व्याख्या में उन्होंने कहा कि समाज के अंतर्गत परस्पर दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग, और इन दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक है। संघर्ष होगा और उस संघर्ष के पश्चात अंततः जो विजय होगी वो सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग की होगी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मैंने जो आपको बताया कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों और जंजीरों के अलावा कुछ नहीं खोना है। तो जो सर्वहारा वर्ग था उसकी स्थापना हुई और उससे एक आदर्श व्यवस्था, वर्ग विहीन, राज्य विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना हुई। तो इसलिए हम लोग देखते हैं मूल रूप से जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, जो साम्यवादी सिद्धांत है, मूल रूप से यह है साम्यवाद मानव विकास के लिए भौतिक सिद्धांतों को अस्वीकार करता है, भौतिक साधनों को अस्वीकार करता है और मूल रूप से उन्होंने बोल्शेविक क्रांति के द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। अब मैं आपको बताता हूं साम्यवादी सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत, साम्यवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है। साम्यवाद कार्ल मार्क्स ने क्या क्या सिद्धांत दिए। नंबर 1 आता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मार्क्स का यह मानना है कि समाज के अंतर्गत दो वर्ग है, एक अमीर वर्ग और दूसरा एक गरीब वर्ग। परिणाम स्वरूप समाज में संघर्ष होता है और प्रतिवाद के रूप में पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाती है, संपत्ति का सामाजिकरण कर दिया जाता है और सर्वहारा वर्ग की
तानाशाही स्थापित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वाद, प्रतिवाद और संवाद, वर्ग संघर्ष में क्या होता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है, वाद, प्रतिवाद और संवाद, वाद, प्रतिवाद और संवाद, वाद, प्रतिवाद और संवाद। यानी कि एक गेहूं के दाने का मैं उदाहरण देकर के आपको बताऊं, एक गेहूं का दाना होता है, छोटा सा बीज, ये होता वाद, और जब ये पेड़ के रूप में, एक पौधे के रूप में आता है तो होता है प्रतिवाद, और वापस जब दाने टहनियों में आ जाते हैं तो ये होता है संवाद। तो कार्ल मार्क्स कहता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी कि हम जो है न राज्य होगा, न वर्ग होगा और न शोषण होगा, बल्कि पूंजीवाद का अंत होना स्वाभाविक है और अंत में श्रमिक वर्ग की ही विजय होगी। नंबर 2 आता है इतिहास की आर्थिक व्याख्या। इतिहास की आर्थिक व्याख्या से तात्पर्य यह है कि साम्यवादियों ने इन घटनाओं का खंडन किया है कि इतिहास कुछ महान घटनाओं का परिणाम है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतर्गत, प्राचीन काल के अंतर्गत साम्यवाद था, नहीं सॉरी सामंतवाद था, कुलीन तंत्र था, राजतंत्र था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है मूल रूप से फिर पूंजीवाद आता है, फिर साम्यवाद आता है, यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप मूल रूप से साम्यवाद में परिवर्तन आया। जो शासन और व्यवस्था कुछ लोगों के हितों की पूर्ति करती थी और श्रमिक वर्ग अनभिज्ञ थे, वे मूल रूप से आपको बताऊं साम्यवादियों के अनुसार सामाजिक जीवन में परिवर्तन ईश्वर की इच्छा या कुछ महापुरुषों का परिणाम नहीं है, बल्कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, गिफ्ट ऑफ नेचर, और उस प्रकृति के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है मूल रूप से परिवर्तन हुआ। और ये आपको इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, यानी कि जो पूंजीवादी थे वो वहां पर वापस श्रमिक वर्ग की सर्वसत्ता स्थापित हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है साम्यवाद का 3 नंबर, वो आता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। साम्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत बच्चों अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का विकास करना है तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा भी हम लोग जो है समाज में आर्थिक विषमता को अंत कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक मान लीजिए फैक्ट्री है और ये 20 रुपए के अंतर्गत जो है उसका निर्धारण हुआ है। इस फैक्ट्री के अंतर्गत जो है 10 रुपए की श्रमिक की कीमत है, 5 रुपए मशीन की कीमत है और 2 रुपए जो है पूंजी की कीमत है। तो 10, 5, 15, 16, 17, ये 17 रुपए के अंतर्गत जो है मूल रूप से जो है आपका मूल पूंजी के द्वारा जो उद्योग लगा है वो 17 रुपए के अंतर्गत जो है माल तैयार हो गया। इसके अंतर्गत जो 3 रुपए बचते हैं प्लस 3 रुपए क्या है? ये मुनाफा है, मुनाफा। कार्ल मार्क्स कहता है ये 3 रुपए श्रमिकों के अंतर्गत बांट दिया जाना चाहिए। जो अतिरिक्त मूल्य प्राप्त हो रहा है, जो लागत आ रही है वो 17 रुपए है और जो 3 रुपए है वो कार्ल मार्क्स कहता है ये श्रमिक वर्गों में बांट दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है वर्ग संघर्ष में विश्वास। कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत में विश्वास किया कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में हमेशा संघर्ष होना निश्चित है, उन्हें कोई हटा नहीं सकता। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि पूंजीपति बिना मेहनत किए विलासितापूर्ण आरामदायक गाड़ियों में, लंबी चौड़ी गाड़ियों के अंतर्गत आराम करते हैं और उनके अंतर्गत जो है दिन रात कठिन मेहनत के बावजूद भी उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। किसको? श्रमिक वर्ग।
तो कार्ल मार्क्स कहता है जब श्रमिक वर्ग एक भव्य अट्टालिकाएं सेट की इमारत को देखेगा तो उसके मन के अंतर्गत घृणा आएगी और वह मूल रूप से जो है आपके जो है मूल रूप से जो है उसका विरोध करेगा और विरोध करने के कारण आप लोग देखते हो समाज के अंतर्गत वर्ग संघर्ष पैदा होगा। नेक्स्ट आता है पूंजीवाद का विरोध और उसके अंत की संभावना। कार्ल मार्क्स ने कहा पूंजीवाद का अंत होना सुनिश्चित है क्योंकि पूंजीपति वर्ग के लोग अधिक लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत शोषण विहीन समाज की स्थापना होगी और वे मार्क्स की इस बात में विश्वास करते हैं कि पूंजीवाद में विनाश के बीज निहित है और यह अतिरिक्त मूल्य से प्राप्त मुनाफे के कारण धन का कुछ थोड़े से हाथों में केंद्रीकरण होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि पूंजीवाद जो है उसका अंत होना सुनिश्चित है। नेक्स्ट आता है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। कार्ल मार्क्स की विचारधारा है कि समाज के अंतर्गत एक दिन क्रांति होगी और उस क्रांति के पश्चात सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना होगी। तो मूल रूप से जो सर्वहारा वर्ग है उसका जो है अंतिम रूप से जो है वह सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के माध्यम से समाज के अंतर्गत व्यवस्था बनेगी और उसी के परिणाम स्वरूप जो है तानाशाही जो है सर्वहारा वर्ग मूल रूप से बनेगा, यानी कि पूंजीपति वर्ग को उन्होंने नकार दिया। हिंसात्मक क्रांति में विश्वास। नेक्स्ट पॉइंट जो है हिंसात्मक क्रांति का तात्पर्य है जब पूंजीपति वर्ग जो है आम आदमी की, आम जनता की, आम लोगों की सेवा भावना नहीं करेगा तो मैं आपको बताऊं इससे क्या होगा, हिंसात्मक क्रांति होगी और सर्वहारा वर्ग उन पूंजीपतियों का बदला लेगा और ये अंत में साम्यवाद की जो है विजय होगी। नेक्स्ट आता है प्रजातंत्र का विरोध। साम्यवादियों ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का विरोध किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के अंतर्गत जो है समाज में सभी वर्गों और हितों की पूर्ति नहीं होगी क्योंकि पूंजीपतियों द्वारा अपने विभिन्न स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए लोकतंत्र की स्थापना की गई है। इसीलिए साम्यवादी लोग लोकतंत्र की आलोचना करते हैं और लोकतंत्र में जो राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता होती है वे आर्थिक स्वतंत्रता के बिना मात्र दिखावा है। अतः जो साम्यवादी विचारधारा है वो लोकतांत्रिक विचारधारा का विरोध करती है और वो कहती है कि मूल रूप से साम्यवादी विचारधारा ही जनता का अधिक से अधिक कल्याण कर सकती है। नेक्स्ट आता है धर्म का विरोध। साम्यवादी विचारकों ने धर्म का घोर विरोध किया। उन्होंने कहा धर्म लोगों को सामाजिक आर्थिक अन्याय को सहन करने की शिक्षा देकर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने से रोकता है क्योंकि धर्म के अंतर्गत अनेक प्रतिबंधों से व्यक्ति बंध जाता है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह कहते हैं धर्म हमेशा से ही पूंजीपतियों, तानाशाही शासकों और अत्याचारियों का शोषण का साधन रहा है। अतः उन्होंने धर्म का सदैव विरोध किया। नेक्स्ट आता है राष्ट्रवाद का विरोध। देखिए राष्ट्रवाद का विरोध का तात्पर्य यह है, साम्यवाद का मूल आधार है राष्ट्रवाद का विरोध करना। साम्यवाद के अनुसार राष्ट्र क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म। मार्क्स ने जैसा यह कहा कि जब क्रांति होगी तो उसके बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी और इस युग के बाद राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी और वो वर्गविहीन समाज मूल रूप से जो है शोषणविहीन समाज होगा। तो उन्होंने क्या है मूल रूप से जो स्थिति की वो ये कही थी कि उन्होंने राज्य का विरोध किया।
राज्य की कोई जरूरत नहीं है, राज्य विहीन समाज होना चाहिए। और वो जो शोषक वर्ग के जो है, राज्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जब शोषक और शोषित के बीच में द्वंद्व होगा तो राज्य स्वतः समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है शोषण रहित वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना। सीधी सादी बात है, जो मैंने अभी ऊपर वाले राज्य के विरोध वाले पॉइंट में बताया। जब समाज में शोषक और शोषित के बीच संघर्ष होगा तो निश्चित रूप से बच्चों इसके द्वारा समाज के अंतर्गत राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी, शोषण विहीन समाज की स्थापना होगी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं वर्ग विहीन समाज जो है, राज्य विहीन समाज मूल रूप से समाज की स्थापना का निर्माण करेगा। नेक्स्ट आता वितरण व्यवस्था में विश्वास। साम्यवाद समानता में समानता की विचारधारा में विश्वास करता है, जिसके तहत ये माना जाता है कि सभी लोगों को समान रूप से परिश्रम करना चाहिए और सभी लोगों को समान रूप से आवश्यकता के अनुरूप जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका वितरण करना चाहिए। जब समाज में सभी वर्गों और हितों को समान वितरण होगा तो निश्चित रूप से राज्य के अंतर्गत उसका विकास होगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो साम्यवादी विचारधारा है वो मूल रूप से समाज के अंतर्गत जो है सामाजिक समानता के स्थापना पर बल देती है और आर्थिक विषमता का अंत करके शोषण विहीन समाज की स्थापना करती है, जिसमें एक व्यक्ति नहीं सभी व्यक्तियों सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में विश्वास करते हैं।